क्या सोच के जाने क्या डायग्नोस करके देखिए आयुर्वेद एक ऐसा वो टॉपिक है, सब्जेक्ट है कि इसमें आप किसी भी बीमारी के लिए एक चिकित्सा वो नहीं कर सकते अलग अलग पेशेंट में, आपको सब में अलग अलग ही करना पड़ेगा। एक ही फार्मूला हर पेशेंट पे काम नहीं करता, इसलिए अपना दिमाग हमेशा खुला रखो, है ना। इसमें एक ही वो है कि मुंह से लेके गुदा तक औषध क्या काम कर रही है ये आपको जानकारी होना चाहिए, तो आपकी चिकित्सा बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। दूसरा सबसे बड़ा डायग्नोस, निदान आपका सटीक होना चाहिए। निदान यदि आपका अच्छा है तो फिर औषध आपको जो भी दोगे ना उसके लिए वो परफेक्ट हो जाएगी, ठीक नहीं। जैसे अभी अपन एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, हार्ट डिजीज का लेते हैं ना, हृदय रोग। अब हृदय रोग का जैसे ही नाम आता है तो सबसे पहले मेडिसिन क्या दिमाग में आया आपके? आयुर्वेद में। आयुर्वेद की बात कर रहे हैं। हाँ, जो भी मतलब है ना। तो जैसे आपका हार्ट जहाँ आएगा ना, हृदय रोग जहाँ आगे, सबसे पहले 99% चिकित्सक के जो दिमाग में पहला नाम आएगा वो है अर्जुन। सबसे पहला नाम है अर्जुन, है ना, अर्जुन। क्योंकि ये हार्ट के लिए धीरे 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 रूढ़ हो जाए, है ना। हृदय रोग मतलब अर्जुन। आयुर्वेद में ये एक यूँ समझो कि परिपाटी जैसा हो गया, है ना। अपन यदि हृदय रोग का कोई भी पेशेंट आ गया तो आपकी प्रिस्क्रिप्शन में अर्जुन जरूर मिलेगा, उसी के योग मिलेंगे, है ना। अर्जुन तो चूर्ण मिलेगा, अर्जुनाव्र रस मिलेगा, है ना। ऐसी चीज़ें आपको सब देखने को मिलेगी। लेकिन आपने आयुर्वेद को यदि पढ़ा है और आयुर्वेद को यदि आपने समझा है तो अर्जुन हृदय की मेडिसिन है ही नहीं। अर्जुन हृदय की मेडिसिन ही नहीं है। अब आपको शौक लगेगा एक तरीके से। महाकषाय में नहीं है ना अर्जुन। उदर्द प्रशमन जो महाकषाय है ना उसमें अर्जुन है ना। बाकी हृदय जो महाकषाय है वहाँ पे अर्जुन का कोई जिक्र नहीं है ना। तो अर्जुन हृदय है ही नहीं। तो जो चीज़ हृदय नहीं है वो हृदय के हार्ट के लिए लाभदायक कैसे हो सकती है ना। पर कारण क्या है कि परिपाटी चली आ रही, आप भी वही लिखते हो, आप भी वही लिखते हो, आप भी वही लिखते हो, है ना। फिर अपने सोचते हैं यार अपन नहीं लिखेंगे तो वो लोग क्या कहेंगे, वो लोग क्या सोचेंगे। यदि अपना पर्चा उनके पास चला गया, अपने सीनियर्स के पास चला गया, अर्जुन नहीं लिखा हुआ मिला तो वो लोग क्या कहेंगे, साला बेवकूफ़ है। अरे भाई सबकी कटगी अपनी क्यों कटाते हो? तो ये होती है भेड़ चाल। तो अपने आयुर्वेद में भेड़ चाल सबसे ज़्यादा है ना। हम उस चीज़ पे कभी ये फोकस नहीं करते, कभी ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि इसको क्यों लिखा जा रहा है। ये मैं सोचता हूँ, कोई भी दवा लिखने के पहले मैं ये सोचता हूँ कि इसको क्यों लिख रहा हूँ, इससे क्या होगा। बस आप जब अपने आप से सवाल करोगे आपको हर सवाल का जवाब मिलता चला जाएगा। जब मैंने अपने आप से सवाल किया, दुनिया अर्जुन लिखती है ना, हृदय महाकषाय में अर्जुन है ही नहीं, तो क्यों नहीं है? ये मेरे दिमाग में सबसे क्यों नहीं है, इसको अलग क्यों किया गया। जब अपन इतना पीछे इसके पड़े हुए हैं कि जहाँ हो जहाँ सब, मैं भी यही करता था जब तक मुझे नहीं जानकारी थी, यही करता था। फिर मैंने स्टडी की इसकी, बहुत डीप स्टडी की, तब पता चला कि नहीं ऐसा नहीं है। काम आता है ये हृदय में, लेकिन कहाँ काम आता है? इसमें कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा है। पहली बात, अर्जुन में कैल्शियम की मात्रा सबसे ज़्यादा।
तो ये हृदय तो कभी भी नहीं हो सकता। तो कैल्शियम का काम क्या है? ब्लड को गाढ़ा करना। और इसमें मेडिसिन कौन सी चलती है? ब्लड को पतला करने के लिए। खैर ये मॉडर्न साइंस करती है, अपन नहीं करते। अपन हृदय रोगों में कभी भी ये नहीं कहते कि हम ब्लड पतला करने की मेडिसिन देते हैं, या कहीं भी अपने सिद्धांत में ये नहीं लिखा हुआ कि आपको ब्लड को पतला करना। ये नेचर के विरुद्ध, ये नेचर के विरुद्ध, प्रकृति के विरुद्ध, शरीर की जो प्रकृति उसके विपरीत है। और जितना भी हृदय वो बताए गए वो सब साइट्रिक है, सब खट्टे, सारी खट्टी चीज़। तो अब आयुर्वेद में एक अंधविश्वास हो जो लोगों ने अपने अंदर भर दिया। आज मेरे भी पर्चे में वही चीज़ मिली कि वो आदत में आ गई। क्या बंद है? खट्टा। क्या बंद है? खट्टा। खटाई नहीं खाओगे, ये आयुर्वेद नहीं कहता है। ये आप देखना, इसके पीछे बहुत बड़ा षड्यंत्र है। खट्टा ठंडा है ना, ये आयुर्वेद नहीं कहेगा। आयुर्वेद ने तो हर डिजीज के लिए अलग से एक पूरी पथ्य व्यवस्था करी है। हर डिजीज के लिए अलग से पथ्य व्यवस्था करी। लेकिन खट्टा खट्टा इसलिए ये मॉडर्न साइंस की देन। खट्टा नहीं खाना, खट्टा नहीं खाना। उन्होंने धीरे धीरे लोगों में तो वो अपने आयुर्वेद की, क्योंकि अपन तो क्या है, कोई भी MBBS डॉक्टर ने कोई बात कर दी, अपने लिए तो पत्थर पे लकीर होगी। और साहब उन्होंने कही तो वो तो अब जैसे आज अमेरिका से कोई बात आ जाए तो आंख बंद करके उस बात कर लेते। करते हैं नहीं करते? बस वही बात उन्होंने कह दिया, खट्टा नहीं खाओगे। क्यों नहीं खाओगे? कि यदि आप खट्टा खाओगे तो आपका हार्ट मजबूत होगा, हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा। हार्ट स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ब्लड का फ्लो अच्छा होगा, तो छोटी मोटी बीमारी तो वैसे ठीक हो जाएगी। इसलिए आपको रोका गया। हमारे आयुर्वेद में सिर्फ खट्टे के नाम पे ज़्यादा से ज़्यादा दही को मना किया गया है। दही को किस लिए? दही क्लेद उत्पन्न करता है धातुओं में, इसलिए कहा गया 40 साल के बाद दही नहीं खाना चाहिए। ये आयुर्वेद का कथन है। और मॉडर्न वाले दबा के दही खिलाते हैं। हार्ट पेशेंट को सबसे ज़्यादा दही खिलाते हैं। क्यों? कि मैंने प्रैक्टिस, मेरे फादर का जब बाईपास सर्जरी हुई थी तो उनके उसमें दही आया सबसे पहले। मैंने पापा को पहले दिन बोल दिया, दही नहीं खाना, दही के हाथ ही नहीं लगाना आपको। दही नहीं खाया तो उनकी जो रिकवरी हुई वो इतनी स्ट्रॉन्ग हुई कि वो आज भी यानी अपने आप को हार्ट पेशेंट नहीं मानते। यानी हार्ट पेशेंट से जो कि कोई 20 साल हो गए उन्हें, बाईपास हुई उनका, बाईपास हुई 20 साल हो गए। और उनको अटैक आया था उससे भी 10-11 साल पहले, जब मैंने उनको 10 साल की गारंटी दी थी। मैं 10 साल की मेरी गारंटी है, 10 साल तक कुछ नहीं करना, 10 साल बाद अपना बाईपास कराएंगे। और वही 10 साल बाद 11वें साल में हमने बाईपास कराया, मैंने अब करा। तो उनको मेरे ऊपर इतना भरोसा है, मेरे फादर को। आज उनकी उम्र देखोगे ना आप, शायद 82 उम्र है उनकी। अभी भाई आ जाते हैं, आप कह नहीं सकते कि 82 के, क्योंकि फिट फोर चलते फिरते भागते दौड़ते, ज़्यादा 60, 70, 65 यही उम्र उनकी नज़र आई। उनको पैरालिसिस अटैक भी आया। आप कह नहीं सकते कि इनको कभी पैरालिसिस हुआ था। तो आयुर्वेद की ताकत बता रहा हूँ मैं आपको कि आयुर्वेद क्या कर सकता है। आप कह नहीं सकते कि उनके पैरालिसिस, कहीं भी आप तो जानते हो, आपने देखा है, कहीं आप जज ही नहीं कर सकते इनको, इस व्यक्ति को कभी भविष्य में पैरालिसिस हुआ होगा। और आप उनकी वो देखो MRI, इतना बड़ा क्लोट, इसी को हद नहीं। पर हाथों हाथ यहीं थे, हाथों हाथ कंट्रोल कर लिया, ये जरूरत ही नहीं पड़ी कुछ करना, तुरंत यहाँ कहीं कंट्रोल कर लिया, तो कोई कमी नहीं रही। तो कहने का मतलब यही है कि अपन क्या है कि दूसरों की कही गई बातों पे भरोसा करके अपनी जो एक यूँ समझो कि अपनी जो योग्यता है उसको ख़त्म करते जा, उसको ख़त्म करते। आज मैंने भी कोई बात आपसे कह दी, लेकिन उसको भी मत मानो। आप कसौटी पे खरा उतारो उसको कि सही है या गलत है। ये मेरी नेचर में है, मैं किसी की बात नहीं मानता। आप चाहे कुछ भी कर दो, मैं उसकी सत्यता को जरूर जांचता हूँ कि वाकई में सही है या नहीं है। मैं वो मेरे तरीके हैं अपने, है ना? तो वो ज़रूरी है। आपको यदि आपने अपने अंदर ये चीज़ डेवलप कर ली तो आपकी चिकित्सा का लेवल क्या होगा इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। यानी उसका उदाहरण, मैं हर चीज़ का उदाहरण हूँ। जब मैंने प्रैक्टिस स्टार्ट की थी
यानी मैं उसके पहले ही इतना पॉपुलर हो गया था। जिस दिन मैं सीट पे बैठा मैंने 1500 पेशेंट देखे, 1500 जिस दिन मैं सीट पे बैठा था चिकित्सा करने के लिए, BMS करके आती 1500 पेशेंट मैंने। इससे आप मेरी पॉपुलरिटी का अंदाज़ा लगा सकते हो। उसका कारण ये जानते हैं हमारे प्रिंसिपल थे शंकर लाल जी तिलवैया, बहुत ही विद्वान व्यक्ति, इसका कोई सानी नहीं, बहुत विद्वान। उनके पास जाने से बात करने से लोग घबराते थे, मुँह पड़ता था लोगों को। वो स्टूडेंट तो छोड़ो, आप प्रोफेसर तक डरते थे। प्रोफेसर तो उस आदमी के सामने जाने से डरते थे। मैं बहुत जिद्दी आदमी, तो मुझे लगा सिर्फ ये एक व्यक्ति है जो जिससे अपन कुछ यहाँ सीख सकते हैं। तो मैंने प्री तो फिर कर ली थी फर्स्ट ईयर की बात। फर्स्ट ईयर से मैं उनके पीछे पड़ गया। हाँ, कॉलेज में नहीं, वहाँ सुभाष चौक डेली मेरा नियम वहाँ जाना। और लेकिन वो भाव नहीं देते थे कुछ, यानी यूँ समझो कि उनके पास उन्होंने मुझे पटकने ही नहीं दिया महीनों तक। लेकिन मैं भी डेली जाता, बैठ जाता बाहर डेली। ये नियम मैंने बना लिया वहाँ। आखिरकार वो भी इंसान ही तो थे, आखिरकार एक दिन उन्होंने बुला लिया, बैठ। पर मैंने बोला ना, फर्स्ट ईयर में मैंने सारा ही ग्रंथ खरीद लिए थे। फर्स्ट ईयर में सारी मतलब पूरी आयुर्वेद मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ ली थी पूरी। अभी मेरे जो वो अंदर ऑफिस में एक राउंड करके आना आप लोग, एक बड़ी रेक है, उसमें तो अभी मैंने 50,000 की बुक्स खरीद के रखी है ना। और उस टाइम मैंने 50,000 की बुक्स खरीदी थी उस ज़माने में, फर्स्ट ईयर में जब मैं था, तब की बुक्स मेरी अलग रेक लगी हुई पुरानी, जो उसके कागज़ भी ऐसे हो गए टूट जाएंगे ऐसे पकड़ते, है ना। तो मैंने फर्स्ट ईयर में सब पढ़ लिया था, चरक उरक सब चीज़ें सुत वगैरह सारा पढ़ लिया था मैं। तो मैं उनके पास जाया करता था। तो 2-3-4 महीने बाद आखिर उनका भी दिल थोड़ा पसीजा, उन्होंने मुझे अंदर बुला लिया, आजा। बोलते ऐसे थे, गलगंड था, उसका ऑपरेशन हुआ तो आवाज़ उनकी दबी हुई निकलती थी, ऐसे ऐसे बोलते थे। चले गए उनके साथ, क्या जानता है। मैं तो आप पूछो, आप जो भी, नॉलेज तो मुझे ज़्यादा नहीं है, पर बस मेरी एक वो है कि मुझे बस आपके पास कुछ सीखना है, बस मुझे यूँ कुछ भी समझ लो आप इसके पीछे। उन्होंने मुझसे बहुत सवाल किए, उनके हर सवाल का जवाब दिया। वो मेरी तरफ से आंखें फाड़ फाड़ के देखते थे, क्योंकि जब जा रहे हैं तो पूरी तैयारी से जाएँ। वो चरक के मास्टरपीस आ रहे, चरक के कह सकते हो चरक के कीड़े थे, एक एक चीज़ उनको कंठस्थ थी। बिना किताब के वो पढ़ाते थे चरक, याद है, बिना किताब के चरक पढ़ाते। तब साहब फिर उन्होंने मुझे, तो उन्होंने एक गुरु मंत्र दिया कि एक चीज़ की, उन्हें उस टाइम पे मुझे आश्चर्य इतना हो गया यार, ऐसे इस टाइम पे आज ये बात कहें तो कोई बात नहीं। उन्होंने ये बात मुझसे कही कि तेरे को कोई भी दवा तू दे तो मुंह से लेके गुदा तक तुझे उसकी पूरी फंक्शन, यानी उसकी पूरी प्रक्रिया याद होना चाहिए कि कहाँ जाके क्या काम कर रही है, तब तो तू सफल चिकित्सक बन सकता है। उस टाइम पे ना ये तो आयुर्वेद में लिखा ही नहीं है, उसके बावजूद वो इतना साइंटिफिक व्यक्ति था। और मुझे याद है कि वो मुश्किल से 3 दिन की खुराक देते थे। कोई भी पेशेंट आ जाए 3 दिन की खुराक दिया करते, तो वो 3 दिन से ज़्यादा नहीं, 3 दिन खा, हाँ आयुर्वेद 3 दिन की खुराक, और 3 दिन के बाद वापस बुलाते थे। और 3 दिन में अमेजिंग रिजल्ट देखने को मिलता था, अमेजिंग। पर वो लेवल हम नहीं छू पाए, लेकिन मेरा 7 दिन का एक प्रोसेस था। 7 दिन की दवा देके मैं पेशेंट को बोला करता था कि आपको 60 या 70% जितना भी मैं बोलता उतना आराम उसको हो जाता था 7 दिन। तो मैं उस लेवल तक तो आ गया था मेडिसिन के उस पर। और उस टाइम भी राजस्थान में नंबर 1 मेरी प्रैक्टिस थी, राजस्थान के अंदर पूरे नंबर 1 प्रैक्टिस थी मेरी। इतने पेशेंट देखता था, नाम चलता था मेडिसिन में, सिर्फ मेडिसिन में। उसके बाद फिर इसमें आए थेरेपी, क्योंकि वहाँ भी एक लिमिट है, हर चीज़ की क्या होता है लिमिट होती है। तो मेडिसिन की भी लिमिट, मेडिसिन के बाद हमने कोशिश की तो थोड़ा पंचकर्मा पे आए, कहीं कुछ टिपिकल केस आने। देखो जैसे जैसे आपका नाम होता जाता है आपके सामने चैलेंज बड़े होते जाते हैं, ठीक ना। जैसे आप फेमस होते जाओगे तो पेशेंट भी टिपिकल आते जाएंगे। हम यहाँ नहीं थे कितने टिपिकल पेशेंट है, यानी जो इम्पॉसिबल जो काम है वो सब यहाँ है, सारे पेशेंट मिलेंगे आपको। जो इम्पॉसिबल है दुनिया में कहीं नहीं हो सकते, ऐसे पेशेंट है सारे। वो एक देखो ट्यूबरकुलोसिस का पेशेंट है ऊपर,
एक देखो तो स्कोलियोसिस की है, एक देखो तो वह क्या कहते हैं उसको, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस का पेशेंट है और एक से एक बढ़ के हैं, देखो, और सब ठीक हुए हैं सारे। अब मैं बिल्कुल नॉर्मली लेता हूँ क्योंकि अपन ने किया हुआ है सारा काम, मुझे पता है कब कितने टाइम में इनको कितना रिजल्ट आएगा, मैं सब जानता हूँ। पर इसके लिए अपन को हमेशा अपने सारी इंद्रियां खुली रखनी पड़ती है, हर तरह से, दिमाग खुला, आंखें खुली, कान खुले, नाक खुली, हर तरह की सब इंद्रियां खुली रखो। इसमें कभी भी ये शर्म नहीं करनी कि यार यहाँ से कोई नॉलेज मिल रही है अपन झिझक जाए। मैं डायरी, पेन, किताबें सब साथ लेके बैठता था, पेशेंट देखता था, खूब बातें करता था। कोई भी अच्छी बात लगती मैं उसके सामने लिख लिया करता था। कोई भी मुझे टिपिकल केस लगता था तो मैं उसको, पेशेंट को इन्वॉल्व कर लिया करता था उसकी चिकित्सा में। कैसे इन्वॉल्व करता था, किताब खोल के उसके सामने बैठ जाता था। मैं क्या क्या बताया तेने कि साहब ये, मैं ये देखिए, या ये बीमारी है तेरे को, सारे सिम्टम्स मिले, ये बीमारी है, हाँ साहब ये। तो उसको मैं इन्वॉल्व कर लिया करता था, उसको भी पढ़ाता था, मैं भी पढ़ता था उसके सामने, है ना। तो इन्वॉल्व होने से क्या होता है, दोनों, ऐसा लगता था कि दोनों अपन आपस में एक दूसरे के लिए बने हुए हैं और एक दूसरे को सलाह से अपन आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं लगता डॉक्टर पेशेंट का वो रिश्ता है। तो इस तरह के रिश्ते मेरे थे पेशेंटों के साथ। इसके सैकड़ों उदाहरण है आपको, यानी लोग मरते मर गए लेकिन मेरे अलावा दूसरे से इलाज नहीं लिया। मेरी अनुपस्थिति में मर गए लोग, नहीं इलाज तो उन्हीं से लेंगे चाहे मर जाएं, और मर गए। कई ऐसे केस, इलाज नहीं कराया दूसरा, किसी के पास नहीं गए, भले हम मर जाएंगे लेकिन इलाज तो उन्हीं से कराएंगे डॉक्टर, वो जब आएंगे जब कराएंगे। ऐसा भरोसा बहुत मुश्किल है। ये तभी होगा जब आप अपने आप को उस लेवल तक तपाओगे, तभी ये सब चीज़ें पॉसिबल। तो उनके साथ में बहुत सीखा। हमारे प्रिंसिपल साहब बहुत राह में 2 साल में बैठा उनके साथ, फिर वो रिटायर हो गए। रिटायरमेंट के बाद छोड़ दिया, बाकी वहाँ तक मैं उनके साथ ही रहा। फिर उनकी पर्ची वगैरह लिखना करना, उसी बताते नहीं थे कुछ भी, लेकिन बस वो ये कि डायग्नोस करना था और पेशेंट की दवा थी वो बोलते जाते, मैं लिखता जाता था। भाई इतना ही काम था हमारा, कुछ नहीं था। वो उससे मैं बहुत सीखा, रोज़ पढ़ता था, वो जितनी पर्चियाँ में ध्यान रखता था और पढ़ता था। तो मेरी मेमोरी बहुत शार्प है उस टाइम की, यानी मैं भूलता कुछ भी नहीं। चिकित्सा से संबंधित कुछ नहीं भूलता हूँ। 20 साल 30 साल पहले की बातें मुझे सब याद है, एक एक चीज़ याद रहती। हाँ, बाकी ज़माने की चीज़ें मुझे याद नहीं थी। मैं कहाँ गया, कितनी बार, मैं सब भूल जाता हूँ। मुझे याद, उस जगह पे दोबारा जाते हैं, अरे यार इसमें तो आ गया, अपने यहाँ तो घूम गए, पहले ऐसे होता है। चिकित्सा से तो दिमाग को सक्रिय रखोगे, सब चीज़ें ईजी हो जाएगी। कहने का मतलब है आँख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अपनी जो अपन ने पढ़ाई करी है, जिस फील्ड में अपन है, उसकी गरिमा को रखते हुए हमेशा सीखने को तत्पर रहना जरूरी है। अब आप है ना एक एक करके बीमारी के फार्मूले पूछ लोगे, मेरे पास भंडार है हर चीज़ का, मेडिसिन, और ऐसे ऐसे फार्मूले हैं कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो अब थेरेपी को जैसे मैं काम में नहीं लेता, मेरे किसी भी काम के लिए। बाकी आप पूछ सकते हो, बीमारियों के हिसाब से मैं आपको बताता जाऊँगा। जहाँ आपको टिपिकल लगते हैं पेशेंट के, यार यहाँ ये इस तरह के पेशेंट आते हैं, ठीक नहीं होते, जो भी आपके हो तो पूछ लो आप। हाँ, ऑस्टियोआर्थराइटिस। भाई ऑस्टियोआर्थराइटिस में बस यही है ना, कोई भी वात रोग है ना, कोई भी वात रोग, सिंपल भाषा में अपन समझे तो कोई भी वात रोग जब पुराना हो जाता है ना, तो वो बोन डिफॉर्मिटी है ना, मसल्स डिफॉर्मिटी है, इस तरह की वो नर्वाइन डिफॉर्मिटी उसके रूप में सामने आता है। या तो नर्व या मसल्स या बोन, कोई भी बीमारी हुई, कोई भी वात रोग हुआ, वात रोग का मतलब वात नाड़ी से संबंधित है ना। तो यहाँ एक चीज़ तो ये दिमाग में रखने, उसके अकॉर्डिंग अपन को ऑस्टियोआर्थराइटिस है ना, उसका कहने का मतलब मेरा ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस का मतलब अपने सिर्फ ये मान के नहीं चलें कि अपन को सिर्फ वात शामक ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा, वातनाशक ट्रीटमेंट से काम चल जाएगा, उससे काम नहीं चलेगा। आपको सबसे पहले नर्वाइन ट्रीटमेंट करना पड़ेगा।
सबसे पहली चीज़, पहला मेरा जो रहता है हमेशा नरवाइन रहता है, न्यूरोक्योर कैप्सूल जो फार्मूला है वो उसके कंटेंट आप देखना बहुत बड़े, अभी वो नेरोबी प्लस के नाम से आ रहा है, उसके कंटेंट भी आप काम में ले सकते हो, वो है। उसके बाद आपको मैं सिर्फ बताता जा रहा हूँ, एक मोटा वो नरवाइन पहला अपनों काम मिला। दूसरा फोकस अपना जाना चाहिए दीपन पाचन पे, दूसरा फोकस काहे पे जाना चाहिए, दीपन पाचन पे। दीपन पाचन में सिंपल सी चीज़, ज़्यादा गहराई में नहीं जाना, आम अवतारी वटी चित्रकारी वटी, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है। ये 2-3 चीज़ अपन ने दे दी। इसके बाद अपन को फिर और थोड़ा सा पाचन के लिए देखना है, तो अपन को हल्दी, सौंठ, दालचीनी तीनों को दूध में बॉईल करके रात को सोते टाइम पिला देना। आपकी इन्फ्लामेशन को भी ख़त्म कर देंगे, आपके पेन को भी ख़त्म कर देंगे, और आपकी जो बोन की डिफॉर्मिटी है उसको भी धीरे धीरे ओस्टोफाइट जो जनरेट होगा ना उसको भी ये चीज़ डिजोल्व कर देगी। है ना। अब इसमें ज़रूरत काहेगी पड़ती है अपन को लुब्रिकेशन की। तीसरा फैक्टर काम आता है इसमें लुब्रिकेशन का, कि जब तक लुब्रिकेशन अपन नहीं करेंगे जॉइंट में तब तक वो जॉइंट स्मूथ नहीं होगा, पेन बना रहेगा, है ना। तो फिर अपना आता है लुब्रिकेशन। लुब्रिकेशन के लिए 2 चीज़ है, पहला अश्वगंधा, दूसरा फ्लेक्सीड ऑयल, है ना। 2 चीज़ अपने लिए लुब्रिकेशन के लिए, तो ये लुब्रिकेशन के लिए आपको देना। ये चिकित्सा हो गई, ये अपने थेरेपी साथ में आप कर दो, है ना। अब यदि आपको थेरेपी नहीं करनी है, दोनों चीज़ में दोनों यानी नज़रिए से मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपको थेरेपी नहीं करनी है, सिर्फ मेडिसिन से पेशेंट को ठीक करना है, तो फिर यहाँ पे आपको देना होगा भल्ला तक रसायन। भल्ला तक रसायन बना बनाया नहीं देना है, भिला हुआ को शुद्ध करना है, खुद भिला हुआ का पाउडर करना है, उसमें बराबर मात्रा में तिल्ली मिलानी है, और उसके बाद कम से कम 2 रत्ती की मात्रा घी के साथ उसको देनी। ये आपका ओस्टियोआर्थराइटिस का मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो गया। यदि आपको थेरेपी नहीं देनी है तो ये मेडिसिन से, मेरा जो फार्मूला वो ये मैं यही देता था, इससे कई पेशेंट मैंने ठीक किया। कैसे देना है? क्या चीज़? ये रसायन कैसे देना है, एक बार दोबारा बता दीजिए। नहीं, इसमें भिला हुआ आता है, भिला हुए को शुद्ध करना होता है, या तो स्टिका चूर्ण में शुद्ध कर लो, नहीं तो मैं वो तरीका नहीं अपनाता। मेरा तरीका ये था, मैं उसके टुकड़े करके और सीधा बॉईल कर देता था पानी में, सीधा पानी में बॉईल करके वो सारा ऑयल उसका निकल जाता, उसको लेके टिश्यू पेपर पे दबा दिया करते थे, तो वो टिश्यू पेपर उसको सारा ऑयल सौंप लेता। जब वो सूख जाता था, ड्राई हो जाता, तो उसको ग्राइंड कर लिया करते थे, पीस लिया करते, ग्राइंड करके तिल्ली के साथ पीस लेते थे। काले तिल हो या सिंपल तिल हो, उसके साथ पीस के बराबर मात्रा में रख लिया करते। पाउडर हमेशा रहता था मेरे पास, तो जब से थेरेपी करने लगे, जब से बंद कर दिया, तो वो 2 रत्ती की मात्रा में आप दे सकते हो घी के साथ। घी की मात्रा अच्छी होनी चाहिए, उसमें गर्मी बहुत रहती है, सर्दी के टाइम पे देना रहता है वो ना, गर्मी बहुत रहती है। ये आपका मेडिसिनल ट्रीटमेंट हो गया ओस्टियोआर्थराइटिस का। और थेरेपी कर रहे हो तो फिर भिलावे की ज़रूरत नहीं, फिर तो आप पूरी थेरेपी करो और आराम से जो भी दे दो जो ठीक है, नहीं भी दो तो चलेगा। बाकी काम तो 90% तो ये संभाल लेते, 10% पे मेडिसिन आ जाती। यदि वहाँ 100% आपको मेडिसिन देनी तो बिलावा थोड़े लंबे टाइम देना पड़ता है ना, और बीच बीच में ब्रेक करते रहा करो। हमेशा मेडिसिन देने का एक नियम रखो, 1 महीना यदि मेडिसिन दे रहे हो तो 25 दिन मेडिसिन दो, 5 दिन का ब्रेक कर दो। तो आपको पता है ना, मेडिसिन साथ में हो जाती है, तो मेडिसिन को साथ में नहीं करना है। और यदि अपने को रेगुलर देना है मेडिसिन, तो उसका जो कॉम्बिनेशन है उसको बदलते जाओ। यदि रेगुलर चलानी है अपन को, तो कॉम्बिनेशन चेंज कर दो। जो भी अपने जैसे ऊपर का कॉम्बिनेशन लिया उसमें एक कम कर दो, एक ज़्यादा कर दो, कुछ भी बढ़ा दो घटा दो, है ना। एक जो अपना ब्रह्मास्त्र है वो है न्यूरोक्योर क्वाथ, वो अपना ब्रह्मा, जहाँ कुछ भी समझ में नहीं आता है वो टिका देता, सब मैनेज कर लेता है अपना। और मसाज के लिए न्यूरोक्योर ऑयल है अपना, इससे बढ़ के कुछ भी नहीं है। जितनी भी ऑयल मार्केट में सबसे बेटर है, लगाते आराम मिलता है इससे तुरंत। वैसे रबिंग करी तुरंत आराम मिल जाएगा पेन में, सूजन में, इसमें। और रक्तार्श
अच्छा, हाँ ब्लीडिंग पाइल्स भी काफ़ी खतरनाक है। क्या देते आए हो अब तक आप लोग इसमें? और अर्श और अस्थमा, ये दो बीमारियां ऐसी है जिसके सैकड़ों हजारों फार्मूले। दूसरी बात तो इमरजेंसी में कुछ शनक भी उसके क्योंकि उसके वो फलश्रुति में आ जाता है। हाँ हाँ वो भी हाँ, नहीं बढ़िया है। देखो जितना आप विवेक लगाओगे ना दिमाग, युक्ति चिकित्सा आप बताइए आयुर्वेद में, तो आप जितनी ज़्यादा युक्ति चिकित्सा करोगे उतने ही सक्सेस जाओगे, है ना। सर एवियन वाली जो अभी अपने पढ़ा उसके ऊपर मेरे कि एवियन की सर वो स्लिप डिस्क की वो तो मैं अभी आपको लिखा देता हूँ। यहाँ वाली जो मेडिसिन है वो एक पूरा परफेक्ट फार्मूला है उसका, तो वो मैं सभी में काम आ जाएगा आपके, वो लिखा देता हूँ। रक्तार्श हो या ये वातार्श हो, है ना, दोनों में एक जो हम लोग काम में लेते थे, एक तो नीम की निमोली गिरी, है ना। जैसे सपोज लो 20 गिरी ले ली अपन ने, है ना, उसमें 5 काली मिर्च, है ना, और थोड़ी सी मिश्री, है ना, ऐसे 1 चम्मच पाउडर तो बना के और खिला दो सुबह शाम। गुनगुने पानी से दे दो या छाछ से दे दो, छाछ से दिया जाता है अक्सर ये फार्मूला ब्लीडिंग पाइल्स में। और एक और सबसे ज़बरदस्त फार्मूला है इसका, गुलमोहर का नाम सुना है? गुलमोहर, है ना, तो गुलमोहर के पत्ते इसको पीस के इसका कल्क बना के और लगभग 8-10 ग्राम ऐसा गोला खिला दो सुबह सुबह, पानी पिला दो। हाँ 3 दिन दे दो सर, पाइल्स वगैरह। ये दोनों फार्मूले 3-3 दिन के हैं, बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट वो है। कल ऐसे देना है क्या सर? कल काय में देना है? वैसे ही ऐसे पानी पिला दो ऊपर से। बहुत हैं, सैकड़ों फार्मूले हैं इसके ऊपर, इतने हैं जिसकी कोई हद नहीं, पगला जाओगे लिख लिख के। सर शुगर थायराइड थेरेपी है ना इनकी, इनका तो बता ही दिया। शुगर की भी थेरेपी वो कल बता देंगे आपको, थायराइड का भी बता ही दिया आपको, दवाई देने की जरूरत नहीं। काढ़ा जरूर देते हैं अपन, नीरोकेर क्वाथ जो है ना अपना, वो सभी में देते हैं। शुगर भी कंट्रोल करता है, थायराइड भी करता है, बीपी भी करता है, और जितनी भी स्ट्रोक वाली डिजीज है, हार्ट अटैक है, ब्रेन स्ट्रोक है, उनको नहीं होने देगा यदि आप इसको लेते हो। आप लोग भी चालू कर सकते हो इसको। मैं सुबह सब में, मुझे तो 20-25 साल हो गए इसको लेते। ये ब्रह्मास्त्र मेरा नीरोकेर, यानी 3-4 प्रोडक्ट ने बिल्कुल ऐसे हैं, अभी जो और आ रहे हैं कुछ एक, वो बहुत ये मेरे अनुभूति हो गए सारे, जो अपने अभी पेटेंट में बन के आ रहे हैं, सब अनुभूत हैं मेरे, आजमाए हुए हजारों पेशेंटों में, तो रिजल्ट बहुत यूनिक है इनके। स्पाइन जॉइंट, है ना, न्यूरो डिसऑर्डर, इसके लिए लिख लो आप, ताकि 1-2 फार्मूले। सबसे पहले स्पाइन डिसऑर्डर जितने भी हैं उनके लिए एक लिख लो जो अपन देते हैं। सबसे पावरफुल फार्मूला है नेरोभी प्लस कैप्सूल। कौन सी? नेरोभी, NEROBH, नेरोभी प्लस। तो क्या है, न्यूरोक्योर कैप्सूल है ना, अब वो नेरोभी प्लस के नाम से आएंगे आगे, मतलब, है ना। और जो न्यूरोक्योर शब्द जहाँ जहाँ नेरोक्योर ऑयल, न्यूरोक्योर क्वाथ, वो सब नेरोभी हो गया सब। तो अब जो आ रहे हैं ना वो इसी नाम से आ रहे हैं। तो नेरोभी प्लस कैप्सूल, अमर सुंदरी वटी और विषमुष्टि वटी, ये 3 सुबह शाम दे सकते हो, दिन में 3 बार दे सकते हो गुनगुने पानी से। अमर सुंदरी बटी और सर विषमुष्टि वटी, प्लीज। विषमुष्टि वटी, ये अपने पर्चे में 3 ही चीज़ रहती है, आप देख लो ना फाइल में। उसके बाद आता है न्यूरोक्योर ऑयल, है ना, तो न्यूरोक्योर के बजाय इसको लिख दो नेरोभी ऑयल, नेरोभी प्लस ऑयल। ये मसाज के लिए, इसके बहुत सारे काम है, उसमें तो पेन किलर का ही बता रखा है हमने, लेकिन इसके काम बहुत ज़्यादा हैं। एक तो स्रोत अवरोध दूर करता है, कहीं भी कोई सिस्ट वगैरह हो उसको डिजोल्व कर देगा, है ना, स्वेलिंग को तुरंत ख़त्म करेगा, और पेन को तो लगाया और पेन ख़त्म, ऐसा ही पेन हो रहा तुरंत ख़त्म। और थायराइड के लिए सही है ना, और शुगर में भी यही काम आएगा आपके। यानी जहाँ जहाँ भी अपने डिजीज़ के मसाज करने, सेल्स से संबंधित डिजीज़ है, वहाँ सब जगह यही काम आने वाला है।
है ना। ये इसमें हीयरिंग में भी यही काम आएगा, गले में भी यही काम आएगा, डायबिटीज़ में भी यही काम आएगा, ये सब मैक्सिमम डिजीज में यही काम आएगा आपके मसाज के रूप में। दूसरा कोई ऑयल से करोगे रिजल्ट नहीं आएगा। न्यूरो क्योर, इसके बाद काढ़ा चलता है ना न्यूरो क्योर क्वाथ, उसके बजाय नेरो भी क्वाथ कर लेना। नेरो भी क्वाथ ये बिल्कुल ब्रह्मास्त्र, ये तो किसी में भी दे सकते हो। डायबिटीज, शुगर, थायराइड, बीपी को परमानेंट ख़त्म कर देता है। बीपी के लिए तो गोली बोले 1-2 महीने बाद ही बंद करा दो आप, इतना पावरफुल। कंटिन्यूसली देते हाँ कंटिन्यू, कोई दिक्कत नहीं। सुबह सुबह चाय की बजाय वही पी। जैसे 25-30 दिन बाद बदलने की आवश्यकता नहीं, इसको नहीं है बदलने की आवश्यकता। ब्रेक अपने आप लग जाते हैं। देखो कि यार लाइफ अपनी ऐसी है ना, अब हम भी बरसों से लेते नहीं, कभी कभी हो ही जाता है, नहीं मिलता बाहर सफ़र में गए नहीं मिलता है, लेके जाते हैं साथ में, ऐसी बात नहीं, कैटल में बना लेते हैं, जाते हैं। तो सफ़र में ही चल रहे हैं तो वहाँ कैसे बनाएंगे, तो ऐसे हो जाता है कई बार। बाकी कंटिन्यू इसको ले सकते हैं ना। इसके साथ फिर अपन यदि स्पाइन है, दर्द ज़्यादा है तो महाराष्ट्रादिक्वाथ इसमें ऐड कर दो, और दर्द बहुत ही ज़्यादा है तो दशमूलक्वाथ भी इसी में ऐड कर दो। बाकी नहीं, हल्का फुल्का है तो सिंगल में काम चल जाता है। यानी तीनों सिम्टम्स के हिसाब से तीनों ले लो, है ना। ये दर्द है तो न्यूरो क्योर से काम चल जाएगा, सुन्नपन है तो महाराष्ट्र साथ में दे दो, और जलन भी साथ में दो, दशमूल भी साथ में दे दो। तो इनको तीनों के 1-1 चम्मच ऐड करें सर? हाँ, तीनों को 1 चम्मच, 1 गिलास से ज़्यादा ले लो ना, पानी ज़्यादा कर दो, मात्रा ज़्यादा कर दो। हाँ, कोई दिक्कत नहीं उसमें। 1 चम्मच से ज़्यादा भी डाल सकते हैं, पर वो गर्म होते हैं ना थोड़े से, इसलिए दिक्कत आती है। और इसके बाद लास्ट में लेग्जेटिव ज़रूर दो। न्यूरोलेक्स पाउडर देते हैं अपन, तो नेरोबीलेक्स पाउडर हो गया वो, नेरोबीलेक्स पाउडर, नेरोबीलेक्स पाउडर दे दो सप्ताह में 2 बार। तो ये भी कॉम्बिनेशन बहुत अलग है। इसमें गुलाब के फूल है, मलतास है, सौंफ है, ऐसे बहुत अलग कॉम्बिनेशन है बिल्कुल। पेट साफ है, सप्ताह में 2 बार दे दो। न्यूरोलेक्स से अलग कर दिया गुरुजी क्या? न्यूरोलेक्स का ही नाम नेरोबीलेक्स है, इसी नाम से आएगा ये। अच्छा, अभी इस नाम हाँ, आएगा। कारण क्या? इंग्रेडिएंट्स वही है। हाँ, वही सेम वही चीज़। ये सब सोते समय पाउडर। हाँ, इसको तो सोते टाइम दे दो। वैसे जब भी कोई विरेचन अपन देते हैं ना, सुबह मॉर्निंग के टाइम पे तो ज़्यादा बेटर रहता है वो, है ना। खाली पेट नियम यही है कि सुबह उठते ही और दिया जाता है विरेचन जो भी है, तो आपका भोजन का पाचन हो चुका होता है। लेकिन खाने के बाद देते ही क्या होता है, पाचन नहीं होता, वो कच्चे मल को निकाल देता है, पचने नहीं देता खाने को। कोई भी विरेचन दे तो सुबह का टाइम इतना बढ़िया होता है कि रात भर में तो क्या वो भी डाइजेस्ट हो जाता है खाने के साथ ही। तो कई बार काम नहीं करता, लोग कहते हैं ना साहब मेरे तो कोई काम ही नहीं करता, उसका पीछे कारण यही है कि आपका जो विरेचक है वो डाइजेस्ट हो गया उसके भोजन के साथ मिलकर, इसलिए उसने काम नहीं किया। आप छोटी सी चीज़ भी सुबह दे दोगे ना उसको, 1 घंटे बाद फ्रेश हो जाएगा। कुछ भी दे दो सुबह 5 बजे 6 बजे उठ के आप कुछ भी ले लो, 1 घंटा लगेगा मुश्किल से, 1 घंटे बाद पूरा पेट साफ हो जाएगा। कितना जल्दी काम करता है वो। और वैसे जो पूरी रात में भी वो नेरोबीलेक्स क्या ना सर, रात भर में काम नहीं करे, सुबह देते हैं। नहीं कोई सही बताऊँ तो XYZ रात भर में कईयों के नहीं करते ना काम, कई मेरे तो कुछ होता ही नहीं इससे। उसके पीछे कारण यही है कि एक तो उसके आंतों में ड्राइनेस ज़्यादा है, और उसको जैसे ही देते हो डाइजेस्ट हो जाता है, तो निकलता ही नहीं, खुद ही उसमें ही मिल जाता है, काम नहीं किया, नहीं करता। इसी कारण से शायद। कोई सुबह दो ना आप, सुबह हर चीज़ काम करती। जी, जी। आप सुबह दे के देखो, आधे घंटे में 1 घंटे में आप खुद ही लेके देखो। सुबह ओढ़ को छोड़ो, सुबह उठते ही सबसे पहले कोई भी विरेचक लेके देखो, और कोशिश ये करो पानी वानी पी लो बढ़िया, उसके साथ ही कोशिश ये करो कि जब प्रेशर बने तभी जाए। तो आपके घंटे भर बाद इतना तेज़ प्रेशर बनेगा, पेट पूरा खाली, आते पूरी खाली। पेट साफ होने का मतलब है पेट खाली होते भूख लगने लग जाती है आदमी को, अरे यार कुछ खाएं, लेकिन ऐसा होने लग जाता है। ये हो गया। अब यदि ये हो गया स्पाइन का फार्मूला आपका। अब यदि इसमें ज्वाइंट है तो उसमें AJT यही चलता है, ज्वाइंट में सिर्फ आम अवतारी वटी ऐड हो जाएगी तीनों वटियों के साथ। नहीं सॉरी, हाँ, आम अवतारी वटी एक छल्ल की, ये 2 चीज़ ऐड हो जाएगी, यानी नेरोबी कैप्सूल और अमर सुंदरी वटी, आम अवतारी वटी और वो छल्ल की MR। तो ये भी अभी अपना आ रहा है प्रोडक्ट, इसका भी बहुत जोरदार प्रोडक्ट आ रहा है वो, छल्ल की हालांकि ये मार्शल हुई क्या? हाँ मतलब जॉइंट यदि इन्वॉल्व है। हाँ, ज्वाइंट के लिए एवियन, अब एवियन लिख लो आप, एवियन का अलग ही फार्मूला लिख लो पूरा, ये सारे ज्वाइंटों में आ जाएगा, एवियन का ही लिख लो आप तो पूरा, है ना। इसमें वही नेरोबी कैप्सूल लिख लो, नेरोबी प्लस कैप्सूल लिख लो, है ना। आम अवतारी वटी लिख लो, अमर सुंदरी वटी लिख लो, और छल्ल की MR कर लो।
इसका नाम फिर बाद में अपने पास और दूसरी आ रही है जिसमें शल्लकी के साथ एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाया जो सभी चीज़ों में काम करेगा। MR है ना, ये सुबह शाम दे दो या दिन में 3 बार दे दो। ये AVN के लिए लिख लो, है ना। उसके बाद वही न्यूरोक्योर ऑयल की मसाज, दर्द वगैरह हो तो, है ना। उसके बाद वही काढ़े, दोनों तीनों, दर्द ज़्यादा हो तो तीनों दे दो, कम हो तो 2 दे दो। एक बात पूछनी थी, साल की MR और अपने न्यूरोक्योर कैप्सूल या नैरोबी कैप्सूल जो है इस प्लस में, इसमें कितना क्या डिफरेंस रह जाता है? क्या MR का अपना काम नहीं करता? अभी बताता हूँ। और इसके बाद है ना जो काढ़े हो गए ना तीनों, अश्वगंधा चूर्ण दे दो, दूध में उबाल के रात में सोते टाइम। ये लुब्रिकेशन के लिए चाहिए। फ्लैक्सीड ऑयल दे दो साथ में, दोनों लुब्रिकेशन, दूध में उबाल के रात के टाइम। और फ्लैक्सीड ऑयल दे दो, सुबह शाम कभी भी ले ले 10 ml, 10 ml सुबह ले लो, 10 ml शाम को ले लो। ये आपका AVN का परफेक्ट फार्मूला हो गया। तो ये सारे जॉइंटों में काम करेगा, नी में भी ये काम करेगा, शोल्डर में भी ये काम करेगा, सब में ये काम करेगा। स्पाइन जॉइंट आपका बिल्कुल क्लियर होगा। फ्लैक्सीड ऑयल सुबह शाम देना? हाँ सुबह शाम दोनों। सुबह शाम? हाँ दोनों है ना। अब अपन आ जाते हैं न्यूरो पे, है ना। न्यूरो पे अब देखो इसमें कंडीशन बहुत